हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अंडमान निकोबार में आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक साथ मंच साझा करेंगे। भागवत के लिए यह सरसंघ चालक बनने के बाद अंडमान का पहला दौरा है, जबकि शाह जनवरी 2023 के बाद यहां दूसरी बार पहुंचे हैं। दोनों नेता वीर सावरकर की प्रसिद्ध कविता सागर प्राण तलमलाला की 116वीं सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और ब्योदनाबाद में सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस आयोजन में रणदीप हुड्डा, हृदयनाथ मंगेशकर और विक्रम संपत जैसे दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और कई जगह ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं। शनिवार को मोहन भागवत विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका पर रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। बेंगलुरु के भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया है कि राहुल ने ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया था और चुनावी हलफनामे में सच छिपाया। याचिका में चुनाव आयोग, एड इनकम टैक्स विभाग और लोकसभा स्पीकर को भी पक्षकार बनाया गया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की याचिकाएं खारिज कर चुके हैं, लेकिन याचिकाकर्ता का दावा है कि ब्रिटेन की एक कंपनी के दस्तावेजों में राहुल ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता रही है। अगर कोर्ट फियर दर्ज करने का आदेश देती है तो कांग्रेस के लिए यह बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अपने आवास पर एनडीए सांसदों के लिए विशेष डिनर का आयोजन किया। इस रात्रिभोज की खास बात थी देश की विविधता में एकता का संदेश। मेन्यू में हर राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन शामिल किया गया, जैसे कश्मीर का कहवा, पंजाब की मिस्सी रोटी और बंगाल का रसगुल्ला। कार्यक्रम पूरी तरह अनौपचारिक था, जिसमें सांसदों को अलग अलग राज्यों के साथियों के साथ बैठाया गया ताकि आपसी संवाद और परिचय बढ़ सके। पीएम मोदी लगभग हर टेबल पर पहुंचे, सांसदों से व्यक्तिगत बातचीत की और माहौल को बेहद आत्मीय रखा। माना जा रहा है कि यह डिनर विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच एनडीए की मजबूती और एकजुटता का राजनीतिक संदेश है। कार्यक्रम के बाद पीएम ने एक्स पर इसे एनडीए परिवार की एकता का प्रतीक बताया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष और संघ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद अब संभावना है कि यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान 14 दिसंबर रविवार को किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संगठन चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल और महासचिव विनोद तावड़े 13 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेंगे, जहां नामांकन और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। अगर एक ही नामांकन होता है तो अगले दिन औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी में चर्चा है कि इस बार संगठन की कमान किसी ओबीसी नेता को सौंपी जा सकती है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और रविवार को बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रहेंगे, जिसके चलते वे संसद का शीतकालीन सत्र बीच में छोड़कर विदेश रवाना होंगे। इस 5 दिवसीय दौरे में राहुल 17 दिसंबर को बर्लिन में इंडियन डायस्पोरा के साथ विशेष इंटरेक्शन और डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे जर्मन सांसदों और सत्ताधारी दल के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उनके दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संसद सत्र के दौरान अक्सर विदेश में रहते हैं और महत्वपूर्ण समय पर दिखाई नहीं देते। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी के कई विदेश दौरे भी सत्र के बीच ही हुए हैं, तो राहुल पर सवाल क्यों? राहुल का कहना है कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था और वह देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। देश भर में चल रहा यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन राजनीतिक दलों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। 11 दिसंबर की डेडलाइन बीत जाने के बाद भी 6 राज्यों में समय सीमा बढ़ानी पड़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं की सत्यापन प्रक्रिया में आ रही है, जहां चुनाव आयोग बीएलओ को घर जाकर फोटो लेने का निर्देश दे रहा है।
पश्चिम बंगाल खासकर मथुआ समुदाय में इसका गहरा विरोध है, क्योंकि कई परिवारों के पास अपने दादा दादी के नागरिकता प्रमाण नहीं है। बंगाल और यूपी में हजारों लोग नागरिकता साबित करने के संकट में है, क्योंकि सर 2003 से पहले का रिकॉर्ड मांग रहा है जो लोगों के पास नहीं है। शरणार्थियों, प्रवासियों और बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए यह प्रक्रिया और मुश्किल बन गई है। सर अब हर पार्टी के लिए राजनीतिक जोखिम पैदा कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के 2 साल पूरे हो गए हैं और इस अवधि में सरकार ने किसान, महिला, युवा और आदिवासी वर्ग के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। किसानों के लिए भावांतर योजना, सौर ऊर्जा संयंत्र, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन और कृषक कल्याण मिशन शुरू किए गए। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई और भर्ती में 35% आरक्षण लागू किया गया। युवाओं के लिए विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, सीएम राइज स्कूल और बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती जैसी पहले की गई। आदिवासी समाज के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति बटालियन, प्राकृतिक खेती और गोकुल ग्राम योजनाएं शुरू की गईं। इसके साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में नए पद, एयर एम्बुलेंस सेवा, मेट्रो प्रोजेक्ट और धार्मिक पर्यटन परियोजनाओं ने विकास को नई गति दी है। देश भर में चल रहा सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन राजनीतिक दलों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। 11 दिसंबर की डेडलाइन बीत जाने के बाद भी 6 राज्यों में समय सीमा बढ़ानी पड़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं की सत्यापन प्रक्रिया में आ रही है, जहां चुनाव आयोग BLO को घर जाकर फोटो लेने का निर्देश दे रहा है। पश्चिम बंगाल खासकर मथुआ समुदाय में इसका गहरा विरोध है, क्योंकि कई परिवारों के पास अपने दादा दादी के नागरिकता प्रमाण नहीं है। बंगाल और यूपी में हजारों लोग नागरिकता साबित करने के संकट में है, क्योंकि सर 2003 से पहले का रिकॉर्ड मांग रहा है जो लोगों के पास नहीं है। शरणार्थियों, प्रवासियों और बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए यह प्रक्रिया और मुश्किल बन गई है। दिल्ली का प्रशासनिक नक्शा अब बदल चुका है। राजधानी में अब 11 की जगह 13 जिले होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद मुख्य सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। सरकार का दावा है कि नया ढांचा बेहतर गवर्नेंस, तेज प्रशासन और स्थानीय निकायों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगा, क्योंकि अब MCD और राजस्व जिलों की सीमाएं एक जैसी होंगी। बदलाव में शाहदरा जिला खत्म कर दिया गया है, जबकि ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल, नॉर्थ और आउटर दिल्ली नाम के 3 नए जिले बनाए गए हैं। नए ढांचे के बाद दिल्ली के 13 जिलों में साउथ ईस्ट ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ न्यू दिल्ली, सेंट्रल सेंट्रल नॉर्थ, साउथ वेस्ट आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ और वेस्ट शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के खिलाफ बड़ा और तीखा बयान दिया है। कृष्णानगर की रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि सर के नाम पर महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने माताओं बहनों से अपील की कि अगर सर के नाम को बड़ा बना रहे हैं कि सर के नाम पर महिलाओं के अधिकार की सर अधिकारी घर पर आए तो वे अपने हक की रक्षा के लिए किचन के सामान के साथ तैयार रहे। ममता ने कहा कि महिलाएं सामने खड़ी होंगी तो पुरुष पीछे से उनका साथ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश हो रही है और अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम हटाया गया तो वे खुद धरने पर बैठेंगी। ममता ने चुनाव आयोग पर पक्षपात और दिल्ली से बीजेपी समर्थित अधिकारियों को भेजने का भी आरोप लगाया। लोकसभा में वायु प्रदूषण के गंभीर संकट पर आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, जिससे बच्चों के फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही है, बुजुर्ग परेशान हैं और कैंसर जैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि हर शहर के लिए अगले 5-10 सालों का एक विशेष प्लान बनाया जाए ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके। राहुल ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार शुरुआत से ही हर जरूरी मुद्दे पर चर्चा और समाधान के लिए तत्पर है। उन्होंने भरोसा दिया कि संसद में इस विषय पर रचनात्मक चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी।
शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात कर कामकाज तेज करने और जनता से जुड़ाव मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाता, इसलिए सांसद तकनीक और सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करें। उन्होंने सांसदों को आश्वस्त करते हुए कहा, मजदूर आपके पीछे खड़ा है, आप बस काम करिए। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव नजदीक आते ही काम करने का दिखावा करती है, जबकि एनडीए लगातार काम करता है। इससे पहले पीएम मोदी ने 11 दिसंबर को एनडीए सांसदों के लिए डिनर आयोजित किया था और 9 दिसंबर को एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी शामिल हुए थे, जहां उन्होंने तेज रिफॉर्म और नागरिक केंद्रित शासन की दिशा दोहराई। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। पूरी प्रक्रिया 3 दिनों तक चलेगी और 14 दिसंबर को प्रदेश को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी के मुताबिक 12 दिसंबर को प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची जारी होगी, जबकि 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसी दिन स्क्रूटनी और नामांकन वापसी की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। 14 दिसंबर को मतदान तभी होगा जब 1 से अधिक उम्मीदवार मैदान में होंगे। इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रभारी बनाया गया है। माना जा रहा है कि चुनाव निर्विरोध भी हो सकता है, क्योंकि परिषद की बैठक में पीयूष गोयल नाम प्रस्तावित करेंगे और शीर्ष नेतृत्व समर्थन देगा। लोकसभा में वायु प्रदूषण के गंभीर संकट पर आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, जिससे बच्चों के फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही है, बुजुर्ग परेशान हैं और कैंसर जैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि हर शहर के लिए अगले 5-10 सालों का एक विशेष प्लान बनाया जाए, ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके। राहुल ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष मिलकर काम करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार शुरुआत से ही हर जरूरी मुद्दे पर चर्चा और समाधान के लिए तत्पर है। उन्होंने भरोसा दिया कि संसद में इस विषय पर रचनात्मक चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात। मणिपुर में नई सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने सभी 37 विधायकों को 14 दिसंबर को दिल्ली बुलाया है, जहां नए मुख्यमंत्री के नाम और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। राज्य में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है, जब हिंसा के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया था। मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने की मांग और कुकी समुदाय के विरोध के चलते 3 मई 2023 से हिंसा भड़की थी। कई जिलों में आगजनी और जानमाल का भारी नुकसान हुआ। अब हालात ज्यादातर शांत है और बीजेपी फिर से सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है। इस्तीफे के वक्त बीरेन सिंह ने जनता से माफी मांगते हुए उम्मीद जताई थी कि राज्य में जल्द सामान्य स्थिति लौटेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज मोदी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए। सबसे अहम फैसला जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी का है। यह देश की पहली डिजिटल सेंसस होगी, जो 2 चरणों में पूरी की जाएगी। 2026 में हाउस लिस्टिंग और फरवरी 2027 में आबादी की गिनती। सरकार का लक्ष्य है कि गांव और वार्ड स्तर तक डेटा तेजी से उपलब्ध कराया जाए। दूसरा बड़ा फैसला कोल सेटियू नीति को मंजूरी का है, जिससे कोयला आपूर्ति में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ेगी। घरेलू खरीदार अब लिंकेज ऑक्शन में भाग ले सकेंगे, जबकि ट्रेडर्स को रोक दिया गया है। तीसरे फैसले में कोपरा 2026 सीजन के लिए एमएसपी को हरी झंडी मिली है, जो नारियल किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।